होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 3, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 9 है। हम इस चैप्टर का ऑलरेडी पूरा एनसीईआरटी की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर चुके हैं, एमसीक्यूज भी 2 पार्ट में हम कवर कर चुके हैं, एमआईक्यूज का भी पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, जिसमें लेकर आई थी मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 18। अब चलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 19 to 13, राइट। तो चलिए बेटा, जल्दी फटाफट सारे बच्चे अपनी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है बेटा? गिव द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जो कि आपकी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। तो देखते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट का क्या है। पहला तो भाई ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। करता है कि नहीं, जल्दी बताइए। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है या नहीं? हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ा है। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, राइट। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या प्ले करते हैं? बताइए। सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द बॉडी एंड आर जनरेटेड एज अ इंटरमीडिएट केमिकल्स इन प्रोसेस पाथवे। क्या इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड कंटेन राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा, वो जेनेटिक मटेरियल विदाउट कार्बोहाइड्रेट मतलब विदाउट शुगर नहीं बन सकता, क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड का क्या है? बैकबोन है। उसी से आके तो नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। अगर वो खुद ही नहीं होगा तो ये दोनों कैसे जुड़ेंगे? और ये दोनों नहीं जुड़ेंगे तो कैसे न्यूक्लिक एसिड बनेगा, राइट। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या कंटेन करता है? राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर को। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। ओके, तो बेटा ब्रीथिंग के दौरान पर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है और क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। इसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना, और जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ये जो CH और CO बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं? CH और CO बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड जब टूटते हैं, क्या होते हैं? ये बॉन्ड जब टूटते हैं तो इनसे क्या निकलती है? एनर्जी। क्या निकलती है? एनर्जी। तो यहाँ से निकलती है एनर्जी और इसी एनर्जी का यूज करते हैं हम, राइट। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। इतना क्लियर हुआ बेटा? तो ड्यूरिंग ब्रीथिंग ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। नेक्स्ट है, ग्लूकोज इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ लिपिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ग्लूकोज का यूज किस में होता है बेटा? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, राइट। तो जल्दी से बिना किसी देरी के जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? क्या क्या पॉइंट याद रखना है आपको? ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लिक एसिड में कौन प्रेजेंट होता है? शुगर, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर। फिर ब्रीथिंग में, ब्रीथिंग के दौरान में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड ग्लूकोज जो है वो क्या करता है? प्रोडक्शन कराता है किसका? लिपिड का एंड प्रोटीन का। क्या इतना क्लियर हुआ? चमका या नहीं, जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं।
तो बेटा देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी से आप क्या समझते हो? अभी मैंने बताया एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो पहाड़ जिसको क्रॉस करके आप प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हो, राइट? कहां से? वो पहाड़ जो कि सबस्ट्रेट को क्या करना है बताइए, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट करने के लिए आपको चढ़ना है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? तो देखिए द एनर्जी नेसेसरी, वो एनर्जी जो कि जरूरी है किसके लिए? टू स्टार्ट अ केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है किसको स्टार्ट करने के लिए? केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन को। एक्टिवेशन एनर्जी कौन बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी एलिमिनेट्स, क्या करती है? एलिमिनेट करती है, एलिमिनेट्स द एनर्जी बैरियर। किसको एलिमिनेट करती है? एनर्जी बैरियर को ऑफ द रिएक्टेंट्स। किसके एनर्जी बैरियर को? रिएक्टेंट के एनर्जी बैरियर को। किसके बेटा? रिएक्टेंट के एनर्जी बैरियर को। विच अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि किसके वजह से है बताइए? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर सरफेस एंड the lack of precise and powerful collisions required to bring the reactive site of the chemical together। क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर बेटा 21 आपसे पूछ रहा है लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड। भाई डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड के बारे में बताइए। क्या हमने लिपिड का क्लासिफिकेशन किया था? बताइए, क्या आपने लिपिड का क्लासिफिकेशन पढ़ाया है मैम? तो मैं बोलूंगी बिल्कुल पढ़ाया है। तो क्या मैं आपसे पूछूंगी आपने पढ़ा है? जल्दी बताइए। बिल्कुल, हमने लिपिड और लिपिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? जल्दी बताइए। हमने पढ़ा था फैट। क्या पढ़ा था? फैट, मतलब सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में हमने क्या पढ़ा था? फैट एंड ऑयल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? जल्दी बताइए। बैक्स पढ़ा था, है ना? फिर हमने कंपाउंड में पढ़ा था फॉस्फोलिपिड, पढ़ा था कि नहीं भाई? जल्दी बताइए। हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ा था कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है। फिर हमने फॉस्फोलिपिड में ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड पढ़ा था, ग्लाइकोलिपिड पढ़ा था, लाइपो प्रोटीन पढ़ा था। इसके अलावा हमने डेरिवेटिव लिपिड्स भी पढ़े थे, जो कि थे आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए थे, राइट? ये सब हमने किस में पढ़ा था? हाई डेंसिटी क्या बोलते हैं, लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड एंड वेरी लो डेंसिटी लिपिड, ये सारे के सारे हमने किस में पढ़े थे? डेरिवेटिव लिपिड्स में, राइट? चलिए तो बेटा देख लेते हैं एक बार। सिंपल लिपिड, अच्छा तीनों दिए हैं यहाँ पर। सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड क्या होते हैं बेटा? दे आर एल्कोहल। ये क्या होते हैं? एल्कोहल्स और ट्राइग्लिसराइड कंटेनिंग फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो बेटा मैंने आपको बताया था ट्राई का मतलब 3, तो यहां पर ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है बेटा? ग्लिसरॉल, और क्या होता है? 3 फैटी एसिड। क्या होता है? 3 फैटी एसिड, राइट? तो बेटा यहां पर सिंपल लिपिड में कौन आ जाएंगे? आपके फैट, ऑयल एंड वैक्स, राइट? तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फैट, ऑयल एंड वैक्स, राइट? तो लिख लेते हैं हम एग्जांपल। यहां पर एग्जांपल में हम लिख लेंगे फैट, ऑयल एंड वैक्स, राइट? इतना क्लियर हुआ? चलिए, ingredient lipids मतलब these are simple lipid that contain physiologically active compound, for example lipoprotein। क्या मैंने बता दिया? लाइपोप्रोटीन। लाइपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो दो कंपोनेंट से मिलकर क्या बना होता है? लाइपोप्रोटीन। लाइपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड किससे बना हुआ? कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से। एंड किससे बना है? कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से। और क्या होगा? फॉस्फोलिपिड। क्या हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में हमने पढ़ा था क्या बेटा? स्फिंगोलिपिड एंड ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड। क्या पढ़ा था? जल्दी बताइए। स्फिंगोलिपिड, और हमने क्या पढ़ा था? एंड फॉस्फो
फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड में भी हमने क्या पढ़ा था बेटा, जल्दी बताइए। इसमें पढ़ा था हमने ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड, और क्या पढ़ा था बेटा, स्फिंगोलिपिड। राइट, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड की मैं बात करूं तो दीज आर द हाइड्रोलाइज्ड डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल लिपिड सच एज फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। राइट, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, आपके विटामिन्स आ जाएंगे। कौन से विटामिन्स आ जाएंगे, जल्दी बताइए। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे आपके, और आपके आ जाएंगे, अच्छा, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, यहां पर एग्जांपल में मैं लिख रही हूं फैट सॉल्युबल विटामिन, तो यहां पर आते हैं आपके फैट, एग्जांपल में फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन से होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, मैंने क्या बोला था, अडेक, क्या बोला था, अडेक। अडेक से क्या याद रखना है बताइए, अडेक से याद रखना है आपको, अडेक से क्या याद रखना था, क्या मैंने बताया था, अडेक, अडेक से याद रखना है। ए से क्या हो जाएगा बताइए बेटा, विटामिन ए, डी से विटामिन डी, ई एंड के, ये सारे के सारे क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन से। राइट, नेक्स्ट अटैक, अटैक आता है, अटैक किसकी वजह से आता है, जल्दी बताइए। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, हम एक पॉइंट याद रख लें, तो कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फैट। ठीक है, फैट मतलब लिपिड, लिपिड मतलब यहाँ क्या आ रहा है, इस लिपिड की वजह से अडेक। क्लियर है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, अडेक। इसके अलावा क्या हो जाएंगे बेटा आपके, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड एंड वेरी लो डेंसिटी लिपिड। एंड क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी लिपिड। एक्सेट्रा। ओके, तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। ओके, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, अनलिस्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम की क्या 3 प्रॉपर्टीज है, बताइए, जल्दी बताइए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो हम बोलेंगे भाई एंजाइम जो है वो किसके जैसे काम करता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मतलब ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। राइट, दूसरा पॉइंट क्या है कि एंजाइम जो है उसमें क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। क्लियर है, एंजाइम जो होता है रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद क्या होता है, अनचेंज होता है, और ये क्या है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। तो देखिए, एन एंजाइम इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिक and catalyzes only one reaction due to unique shape of the active site and substrate। बेटा एक एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ही क्या करेगा, बताइए, इन्वॉल्व होगा, क्योंकि हर एक सबस्ट्रेट का ईच जो एंजाइम है वो क्या होता है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। मतलब एक एंजाइम का एक ही सबस्ट्रेट होता है, दूसरा सबस्ट्रेट उस एंजाइम से आके नहीं जुड़ सकता। राइट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, उस एंजाइम का यूनिक शेप होता है, उसकी एक्टिव साइट और जो सबस्ट्रेट है उसके लिए क्या होता है, उसका यूनिक शेप। राइट, ईच एंजाइम रिक्वायर स्पेसिफिक टेम्परेचर टू वर्क प्रॉपरली। मैंने कहा था एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, क्या होता है बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या करता है, एंजाइम इफेक्टिवली वर्क करता है। राइट, एंजाइम क्या करता है, सबसे ज्यादा काम करता है, उसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहते हैं बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। राइट, इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। राइट,
द एंजाइम्स आर पीएच सेंसिटिव, एंजाइम जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव, इसलिए बोलते हैं जो बकल कैविटी में, या मैं बोलूं सलाइवरी ग्लैंड जो है, या मैं बोलूं सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं या टाइलिन कहते हैं, जो कि स्टार्च का डाइजेशन कराता है, राइट। ये एंजाइम स्टमक में जाके फंक्शनल नहीं होगा, ये एंजाइम आपका इंटेस्टाइन में जाके फंक्शनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पर ही काम करता है, जो कि सलाइवा का है, राइट। वहीं पर मैं बात करूं पेप्सिन की, तो पेप्सिन जो है वो कहाँ का, स्टमक का एंजाइम है, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। तो ये पेप्सिन अगर आपके कहाँ पर आ जाए, बकल कैविटी में आ जाए या इंटेस्टाइन में चला जाए, तो वहां ये फंक्शनल नहीं होगा, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक पीएच है, जो कि क्या है, स्टमक का, राइट। तो हर जगह का, हर एक एंजाइम का एक सेंसिटिव पीएच, मतलब वो क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक पीएच होता है, मतलब ये क्या होता है, पीएच सेंसिटिव, राइट। तो देखिए बेटा एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव, एंड ईच एंजाइम एग्जिबिट्स मैक्सिमम एक्टिविटी एट सर्टेन पीएच नोन एज ऑप्टिमम पीएच, राइट। तो बेटा एंजाइम की जो एक्टिविटीज है वो किस पे देखने को मिलेगी, एक सर्टेन पीएच पे देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, बताइए, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। ओके, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। ओके, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एन्यूमरेट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। बेटा डीएनए और आरएनए जो होता है दोनों क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, मतलब जेनेटिक मटेरियल। ओके, ये न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए मैं बात करूं डीएनए की, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पर बेटा इस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, और यहां पर कौन सी शुगर होती है, राइबोस शुगर। क्लियर है। फिर मैं बोलूं ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, थाइमीन, इसमें क्या होता है, इंस्टीड ऑफ थाइमीन यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल। ये क्या होता है, इसमें स्लो म्यूटेशन होता है, इसमें फास्ट म्यूटेशन होता है। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है या नहीं, ये स्टेबल होता है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ये क्या शो करेगा, स्लो म्यूटेशन, ये क्या शो करेगा, फास्ट म्यूटेशन। क्या ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर है, जल्दी बताइए, सारे पॉइंट क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए बेटा। तो हम देख लेते हैं, चलिए हम देख लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं बेटा। डीएनए जो है वो किससे बना होता है, डबल हेलिकल ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या यही बोला था मैंने, यहाँ पर डीएनए जो है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब इसकी 2 स्ट्रैंडेड होती है, 2 स्ट्रैंड होती है। मैम ये स्ट्रैंड किससे बनी होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूक्लिक एसिड में। एक जो स्ट्रैंड होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक चेन बनाते हैं, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। ऐसी 2 चेन मिलकर इनके बेस जो नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच में पेयरिंग होती है। कौन सी पेयरिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में, और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है इस प्रकार का। किस प्रकार का, इस प्रकार का, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए, इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा डीएनए, राइट। यहां पर हम बात करें किसकी, आरएनए की, तो मेड अप ऑफ ओनली 1 हेलिकल सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो बेटा यहां पर क्या होती है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन। ये क्या होती है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन, राइट। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं। यहां पर बेटा डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, मैंने अभी बोला था यहां पर क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। कहां पर, न्यूक्लियोटाइड में। यहां पर क्या होती है, राइबोस शुगर is also found in the nucleotides. क्लियर है। यहां पर बात करूं, इन डीएनए pyrimidine base are thymine and cytosine, है ना, मैंने यही बोला था। बाकी तो सेम होते हैं, सिर्फ चेंज कहाँ होता है, थाइमीन में। तो यहाँ पर डीएनए में हम बात करें, नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन डेरिवेटिव, दूसरे होते हैं pyrimidine डेरिवेटिव। तो डीएनए में और आरएनए में प्यूरिन डेरिवेटिव तो दोनों सेम होंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन।
पिरामिड एंड डेरिवेटिव की बात करूं तो पिरामिड एंड डेरिवेटिव में साइटोसिन दोनों में होगा, बट मैं बात करूं डीएनए की तो डीएनए में क्या होगा, थायमीन। वहीं पर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए में जो दूसरा पिरामिड एंड डेरिवेटिव है वो थायमीन की जगह कौन सा होगा, यूरेसिल। क्या होगा, यूरेसिल, राइट। तो यहां पर हम बात करें इन आरएनए पिरामिड एंड बेस आर यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो देखिए दोनों में साइटोसिन तो कॉमन है, डिफरेंस कहां है, थायमीन एंड यूरेसिल में, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है बेटा, ऑल ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन डीएनए। तो बेटा डीएनए के अंदर सेल की, बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, वहां पर प्रेजेंट होती है, प्रिजर्व होती है, राइट। आरएनए हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बेटा आरएनए जो है उसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है और क्या बनता है, प्रोटीन, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, हाउ डज टेम्परेचर डिफेक्ट अफेक्ट एंजाइमेटिक कैटालाइज रिएक्शन। तो कैसे टेम्परेचर एक एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, एंजाइम जो है वो किससे बना होता है, मैम एंजाइम बना होता है हमारा प्रोटीन से। मैंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर भी पढ़ाए थे, तो मैं बोलूंगी एंजाइम जो है उसमें प्रेजेंट होता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट। और इस टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या है, क्या खासियत है इसमें, तो ये बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म है। और यहाँ पर क्या हो गया, इस जो मैं बात करूं हेलिकल स्ट्रक्चर जो है किसका, प्रोटीन का, उसमें फोल्डिंग्स हो गई, क्या हो गई, फोल्डिंग्स हो गई, जिसकी वजह से कैसा, हॉलो बुलन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जिसे हमने टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, राइट, मैं क्या बोल रही हूं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो यहां पर ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, मतलब एंजाइम, इनके इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड ब्रेक हो गया मतलब स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय। अब एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या एंजाइम फंक्शनल रहेगा, नहीं। इसी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो जाती है टेम्परेचर से। क्या इतना क्लियर हुआ? लो टेम्परेचर पे बेटा एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो है तो फंक्शनल, बट अभी क्या है, वो सो रहा है। मैं बोल रही हूं कि एक कंडीशन ये बनती है कि मैंने आपको सुला दिया, क्या कर दिया, सुला दिया, और सुलाने के बाद में जैसे ही सुला दिया मतलब इनएक्टिव कर दिया, मैं आपको उठा के बोलूंगी कि ये काम कर लो तो आप कर सकते हो, राइट। वहीं पर दूसरी कंडीशन बन रही है कि मैंने आपके हाथ ही काट दिए और आपसे बोल रही हूँ कि यहाँ पर राइटिंग है ना, ऐसे लिखो एक, ठीक है, तो क्या आप लिख पाओगे, नहीं, क्योंकि आप क्या हो गए, आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, डीजनरेट, तो आप लिख नहीं पाओगे, राइट। हाँ आपका नहीं काट रही, मैं खुद की काट ले रही हूँ, है ना, नहीं तो ऑफेंड हो जाओ, मैम आप हाथ कैसे काट रही हो हमारे, आपका नहीं काट रही हूँ, खुद ही का काट रही हूँ, राइट। तो मैंने अपने हाथ काट लिए, अब बताइए मैं क्या लिख पाऊंगी यहाँ पर, नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, डीजनरेट। तो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम का स्ट्रक्चर डीजनरेट हो जाता है, मतलब डीनेचुरेशन हो जाता है, राइट, स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पर लो टेम्परेचर एंजाइम कैसा हो जाता है, इनएक्टिव, मतलब जैसे ही उसको एक टेम्परेचर देंगे, पर्टिकुलर टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे, तो वही इनएक्टिव एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव, और अपने फंक्शन को परफॉर्म करने लगेगा, राइट। इतना क्लियर हुआ है या नहीं बेटा, जल्दी बताइए। तो देखिए द स्पीड ऑफ एंजाइम एक्शन इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो बेटा यहां पर एंजाइम की जो स्पीड है, किसकी स्पीड है, एंजाइम की जो स्पीड है वो अफेक्ट होती है किससे, टेम्परेचर से, किससे, टेम्परेचर से, राइट, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, राइट। ड्यू टू डीनेचुरेशन, अभी क्या बोला था मैंने, डीनेचुरेशन, ड्यू टू डीनेचुरेशन देयर इज अ ड्रामेटिक ड्रॉप इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, मोस्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन टेक्स प्लेस बिलो 45 डिग्री सेल्सियस। क्या बेटा, 45 डिग्री सेल्सियस, ऐसे मत पढ़ लेना इसको, है ना, ये क्या है 45 डिग्री सेल्सियस, राइट, ये क्या है 45 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। चलिए तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, एंजाइम जो है 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से काम करते हैं, कितना, 25 टू 40 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। ओके,
तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 25 तो बोल रहा है व्हाट इज एंजाइमेटिक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, गिव वन एग्जांपल। क्या था एंजाइमेटिक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? क्या मैंने आपको 2 एग्जांपल पढ़ाए थे? तो बेटा क्या पढ़ाया था मैंने? क्या आपको पढ़ाया था मेलोनेट? पढ़ाया था कि नहीं मेलोनेट? मैंने बताया था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से कौन कंपटीशन करता है। यहाँ पर एक सबस्ट्रेट होता है जो कि है सक्सिनेट, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो सक्सिनेट को कन्वर्ट करता है किसमें? मैलेट में, राइट। वहीं पर पीछे से आता है एक दूसरा केमिकल जिसका नाम है मेलोनेट। तो मेलोनेट क्या करता है बेटा? इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से जुड़ जाता है और किसको नहीं जुड़ने देता बताइए? सक्सिनेट को। तो सक्सिनेट जो है वो किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता? मैलेट में। किसमें? मैलेट। बेटा याद रखना मैलेट अलग है, मेलोनेट अलग है, राइट। तो जैसे मैलिक एसिड है तो मैलिक एसिड को हम क्या और बोलते हैं? मैलेट। फ्यूमरेट, फ्यूमरिक एसिड को। सक्सिनिक एसिड जो है उसको हम सक्सिनेट कह रहे हैं, राइट। तो सक्सिनेट जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है? मैलेट में। किसकी मदद से? जल्दी बताइए। एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। वहीं पर एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है किसके जैसे? सक्सिनेट के जैसे। क्लियर है? तो ये जो केमिकल है कौन सा? मेलोनेट, ये कॉम्पीट करता है किससे? सबस्ट्रेट से, और ये जीत जाता है। मतलब कब जीतेगा वो डिपेंड करता है जीत रहा है कि नहीं जीत रहा, राइट। बट कंपटीशन तो करता है किससे? सबस्ट्रेट से। कौन सा सबस्ट्रेट? सक्सिनेट। और ये क्या करता है? जुड़ जाता है मेलोनेट किससे? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से, और सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने देता। कौन से सबस्ट्रेट को? सक्सिनेट को। तो सक्सिनेट किससे नहीं जुड़ेगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से, और कन्वर्ट नहीं होगा किसमें? जल्दी बताइए? मैलेट में, राइट। तो मैं बात करती हूं किसकी? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब होता है, इनहिबिशन क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट होता है इनहिबिटर, ठीक है। तो केमिकल इनहिबिटर होता है एक, क्या होता है? केमिकल इनहिबिटर। कौन होता है? केमिकल इनहिबिटर। क्या इतना क्लियर है? कौन होता है बेटा? केमिकल इनहिबिटर, जिसका स्ट्रक्चर होता है सिमिलर, स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर is similar to substrate, राइट। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा? यहां पर सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर competing for the same active site, राइट। तो देखिए यहां पर बेटा क्या होता है, ये है एक एंजाइम जिसको मैंने नाम दिया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या है? एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, जो कि क्या करता है? सबस्ट्रेट, जो कि क्या करता है? सबस्ट्रेट सक्सिनेट को। बेटा ये क्या है? सबस्ट्रेट है। ये क्या है? सबस्ट्रेट। इसका नाम क्या है? सक्सिनेट, ठीक है। ये सबस्ट्रेट सक्सिनेट को कन्वर्ट करता है किस में बताइए? प्रोडक्ट मैलेट में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोडक्ट। बट इसका एक कॉम्पिटिटर होता है। कौन होता है? कॉम्पिटिटर, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है किसके जैसे? सबस्ट्रेट के जैसे। तो ये क्या हो जाएगा? इनहिबिटर। क्या है ये? इनहिबिटर, जिसका नाम है मेलोनेट। क्या है? मेलोनेट, राइट। यहां सक्सिनेट क्या है? सबस्ट्रेट है। सक्सिनेट क्या है? सबस्ट्रेट।
कितना क्लियर है जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, जल्दी बताइए क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो हम आगे बढ़े, जल्दी बताइए। तो देखिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं ये, इनहिबिटर्स आर सब्सटेंस। इनहिबिटर्स क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इनहिबिटर्स क्या होते हैं बेटा, केमिकल सब्सटेंस। तो इनहिबिटर्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट ब्लॉक, क्या करते हैं बेटा, ये ब्लॉक करते हैं द एंजाइम्स फ्रॉम फंक्शनिंग। तो ये क्या करते हैं बेटा, एंजाइम को फंक्शन नहीं करने देते। क्या नहीं करने देते, फंक्शन नहीं करने देते। ये वो दोस्त है जो पढ़ाई नहीं करने दे रहे, राइट। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, ये पीछे से आके ना आपको क्या करेंगे, जल्दी से परेशान करेंगे कि आप पढ़ाई ना करो, राइट। तो इनहिबिटर क्या होते हैं, वो दोस्त होते हैं जो कि आपकी एक्टिविटी को, मतलब आपकी पढ़ाई को क्या करते हैं, फंक्शनिंग नहीं होने देते, पढ़ाई को क्या करते हैं, रोकते हैं। एंजाइमेटिक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस इज परफॉर्म बाय द इनहिबिटर। एंजाइमेटिक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इनहिबिटर्स के द्वारा, विच हैज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दैट इज हाईली सिमिलर टू सबस्ट्रेट। और इन इनहिबिटर का स्ट्रक्चर जो है वो हाईली सिमिलर होता है किसके जैसे, सबस्ट्रेट के जैसे। मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट आर सिमिलर, राइट। चलिए नेक्स्ट है एंजाइम प्लस इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्लस इनहिबिटर क्या बनाते हैं, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल मेलोनेट इनहिबिट्स द फंक्शन ऑफ सक्सिनेट। तो मेलोनेट क्या है बेटा, इनहिबिटर है। मेलोनेट क्या है, इनहिबिटर है। मेलोनेट क्या है बेटा, इनहिबिटर है, जो कि क्या करता है, सक्सिनेट। सक्सिनेट क्या है बेटा, सबस्ट्रेट। सक्सिनेट क्या है, सबस्ट्रेट। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस क्या है, एंजाइम। तो यहां पर क्या बोला है बेटा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। यहां क्या बोला है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो मेलोनेट जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है ना। कैसे डिस्टर्ब करता है, बिकॉज इट इज केमिकली सिमिलर टू सबस्ट्रेट, और वो सबस्ट्रेट क्या है, सक्सिनेट। तो क्या होता है, मेलोनेट जो होता है वो इनहिबिटर होता है, और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है सक्सिनेट सबस्ट्रेट के जैसे। और ये क्या करता है, इस सक्सिनेट सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने देता किससे, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम से। और सक्सिनेट जो है वो किससे नहीं जुड़ेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस से नहीं जुड़ेगा, तो सक्सिनेट जो है वो किस में कन्वर्ट नहीं होगा, मैलेट में कन्वर्ट नहीं होगा। मेलोनेट इनहिबिटर है, मैलेट क्या है बेटा, प्रोडक्ट है, राइट। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, एक केमिकल है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, जल्दी बताइए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, एंड क्वेश्चन नंबर 26 है एन्यूमरेट द फंक्शन ऑफ लिपिड्स। तो भाई लिपिड के क्या फंक्शन होता है, जल्दी बता दीजिए। लिपिड का क्या फंक्शन होता है, क्या आपको क्या कोई एक फंक्शन पता है लिपिड का, क्या होता है मैम। तो मैं अगर लिपिड के फंक्शन की बात करूं तो लिपिड एनर्जी प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है, जल्दी बताइए। लिपिड जो होता है वो सेल का क्या बनाता है, सेल्यूलर बैरियर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्या इतना पता है या नहीं, जल्दी बताइए, पता है कि नहीं पता बेटा। तो देखिए द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिपिड कंटेन, plants and animals lipids contain storage compounds. Fat is primarily stored in adipose cell in animals. क्या मैंने बोला था, एडिपोज सेल के बारे में आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कि क्या होता है बेटा, जो लोगों की आपका ऐसा पेट निकल जाता है, राइट। क्या निकल जाता है, पेट निकल जाता है, तो होता क्या है, ये जो चबी चबी फेस हो जाता है, वो तो यार बहुत ज्यादा फैट बढ़ गया, फैट बढ़ गया, क्या बढ़ गया, फैट। एडिपोज टिश्यू होते हैं आपके, क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू। उस एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, फैट जाकर स्टोर हो जाता है। तो आप कैसे दिखने लगते हो, अगर फैट स्टोर होगा तो आप कैसे दिखोगे, जल्दी बताइए, मोटे ताजे से, हट्टे कट्टे से, राइट। तो यहां पर क्या होता है, ये स्टोर क्यों हो रहा है फैट, सिंपल सी बात बताऊं मैं, तो फैट या लिपिड जो होता है वो क्या होता है बेटा, एक कंपाउंड होता है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके ब्रेकडाउन से आपको एनर्जी मिलती है। सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, फैट से। मैंने बताया था 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो किससे मिलती है, फैट से।
क्या बताया था या नहीं, जल्दी बताइए। तो ये जो एनर्जी है आपको किससे मिल रही है, फैट से। तो फैट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब सबसे पहले आपका जो एब्जॉर्ब होता है वो क्या हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट, राइट। कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद किसकी बारी है, फैट की। तो अब क्या है, आप जो खाना खा रहे हैं इसमें पहले कार्बोहाइड्रेट था, आपने कार्बोहाइड्रेट को खा लिया, ठीक है, इसको यूटिलाइज कर दिया बॉडी ने किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। अब जो फैट खाया था वो फैट क्या हो गया, स्टोर हो गया। क्यों, क्योंकि आपने फिर से खाना खा लिया, जब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए थी फिर से उसको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, तो वो फैट क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा कहां पर, एडिपोज टिश्यू में। वो बेस तो नहीं होगा, बाहर तो नहीं निकलेगा। अब जब आप फास्टिंग करोगे, 2 दिन की फास्टिंग करी आपने, राइट, अब फास्टिंग करी तो आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। फास्टिंग का मतलब है कुछ नहीं खाना, है ना, ऐसा नहीं है बहुत ठूस ठूस के खा रहे, फल भी आने दो, है ना, बहुत सारा, ये मैं बात करूं, ये खीर वो खीर, है ना, साबूदाने की खिचड़ी, बड़े, सब कुछ आने दो, ऐसा कुछ नहीं है। हम फास्ट की बात कर रहे हैं जिसपे आप सिर्फ किस पे रह रहे हो, पानी पे रह रहे हो, राइट। 16 आवर्स का जो फास्ट होता है ना बेटा, वो बहुत अच्छा होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको 16 आवर्स की फास्टिंग करनी चाहिए, राइट। तो आपने क्या करी, फास्टिंग। अब फास्टिंग कर ली, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट आपकी बॉडी को, अब सिंपल सी बात है, मेरा आज फास्ट है नहीं, मान लो फास्ट है, तो फास्ट है तो मुझे पढ़ाना है, मेरे को हाथ मूव करना है, मेरे को बोलना है, मेरे को ब्रेन को यूज करना है, तो सबको एनर्जी की जरूरत है, मेरे हर एक सेल को एनर्जी की जरूरत है। अब मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया नहीं है, पानी में कोई एनर्जी तो होती नहीं, हाँ हमारी बॉडी को हाइड्रेट करेगा वो, बट वैसी एनर्जी तो नहीं मिलेगी जो मेरे को जरूरी है एटीपी के फॉर्म में, वो एनर्जी पानी तो नहीं देगा मुझे। अब क्या है भाई, मैंने ठूस ठूस के 2-4 दिन पहले क्या खाया था, काफ़ी ज़्यादा खाना खाया था, उसमें फैट भी था, और वो फैट स्टोर हो गया मेरे एडिपोज टिश्यू में। तो अब क्या करेगा बताइए, ये एडिपोज टिश्यू में जो फैट है, ठीक है, ये फैट से क्या करेगा, मेरी बॉडी एनर्जी लेगी। या मैं बात करूं, आपकी बॉडी के अंदर जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहां पर, लिवर में क्या होता है, जल्दी बताइए, स्टोर होता है। आपका ग्लाइकोजन खत्म हो गया, ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया तो आपका फैट टूटेगा। फैट टूटने वाली प्रोसेस को, ग्लूकोज को बनाने वाली प्रोसेस को, अदर देन किससे, कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से, उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। तो अब वो प्रोसेस होगी तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। क्लियर है। तो फैट कहां पर स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में। आप देखिए, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन ऑयल इन ऑयल सीड प्लांट्स ऑफर सब्सटेंस to the growing embryo. Cooking uses the oil derived from these seeds, right? तो भाई आप घर में यूज करते हैं कि नहीं ऑयल, सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, कोई ग्राउंडनट ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, कोई मैं बात करूं तो सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं। तो ये ऑयल जो है बेटा आपको कहाँ से मिल रहा है बताइए, सीड से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, सीड से मिल रहा है, राइट, जिसको आप कुकिंग में यूज कर रहे हो। और फैट गिव्स द बॉडी एनर्जी, फैट क्या करती है बेटा, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो चलते हैं, नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट वो क्या है, फैट एक्ट्स एज इंसुलेटर। तो देखिए बेटा, मैं बात करूं जो हट्टे कट्टे है ना, मैं किसी को बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, प्लीज इसको गलत इंटेंशन से मत लेना, मैं किसी को भी बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो हट्टे कट्टे लोग होते हैं, है ना, जिनमें फैट स्टोर होता है, उनके बॉडी में जो फैट है वो इंसुलेशन का काम करता है, राइट। आपने देखा होगा जो मोटे लोग रहते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है ना, क्या लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है गर्मी ज़्यादा, या उनको ठंड क्या है, ठंड ज़्यादा लगती है कम लगती है। इंसुलेशन का काम क्या होता है, इंसुलेशन का मतलब उनकी बॉडी जो है एक इंसुलेटर का काम कर रही है, राइट। तो उनकी बॉडी में फैट जो है किसका काम करता है, इंसुलेटर का, कीपिंग द बॉडी वार्म, जिसकी वजह से उनकी बॉडी क्या रहती है, गर्मी, इसलिए उनको गर्मी ज़्यादा लगती है और ठंड कम लगती है, राइट। इट इज डिपॉजिट बिनीथ द स्किन, ये जो फैट है कहाँ पर डिपॉजिट होता है, स्किन के नीचे। कहां पर, स्किन के नीचे। क्या इतना क्लियर हुआ बेटा, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, फॉस्फोलिपिड्स, किसकी बात कर रही हूं मैं, फॉस्फोलिपिड्स की, आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल बायो मेम्ब्रेन इन द सेल। ये बायो मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? इतना क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल serves as a precursor for the synthesis of variety of hormones, vitamins and bile salts। ठीक है, तो बेटा जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या प्रोवाइड करता है? सर्व एज अ प्रिकर्सर। ठीक है, प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए, प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है? प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ हॉर्मोन्स, विटामिन्स एंड बाइल सॉल्ट्स। मैंने बोला था ना, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, तो उसका प्रिकर्सर कौन होगा? कोलेस्ट्रॉल। कौन होगा? कोलेस्ट्रॉल। द लिपिड्स दैट मेक अप द व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर एंड द माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन। क्या आपने व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर पढ़ा है? ब्रेन जब पढ़ा होगा, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर पढ़ा है, तो यहाँ पर लिपिड जो है वो क्या बनाता है? व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। और आपने माइलिन शीथ पढ़ा होगा न्यूरॉन पर, पढ़ा है कि नहीं? स्वान सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? माइलिन शीथ को बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते? जल्दी बताइए, क्या मैं सही बोल रही हूँ? ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या होते हैं? जल्दी बताइए। माइलिन शीथ क्या होता है? स्वान सेल क्या होते हैं? क्या कुछ याद आ रहा है? कुछ जल्दी बताइए, क्या कुछ याद आ रहा है? तो माइलिन शीथ जो है, माइलिन शीथ को कौन बनाता है? लिपिड। कौन बनाता है? लिपिड, राइट? और ये माइलिन शीथ जो है वो इंसुलेटर का काम करती है, राइट? किसका काम करती है? इंसुलेटर का, राइट? तो जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट बेटा। चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 27 है डिस्क्राइब द लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है वो ये बताती है कि एक एंजाइम जो होता है, राइट, उस एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो कैसी होती है? रिजिड होती है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम वो कैसी होती है? रिजिड, राइट? क्या होती है? रिजिड। मतलब ये क्या होती है? ऐसी ही होती है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, राइट? और इस एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा जो कि इस एंजाइम से जुड़ेगा, राइट? मतलब इनका कहना है ये क्या है? लॉक। ये क्या है? लॉक। और ये क्या है? सबस्ट्रेट क्या है? की। सबस्ट्रेट क्या है? की। जैसे कि हम बात करें, एक ताले की एक चाबी होती है, दूसरे चाबी से उस ताले को आप नहीं खोल सकते, वो दूसरी चाबी उस ताले में फिट नहीं होगी। फिट होने का मतलब ऐसा नहीं कि वो उसमें चली जाए, चलने का मतलब है वो खुल जाए ताला, बट किसी दूसरी चाबी से। अब मत बोलना मैम हमारे घर में एक ताला है, उस ताले को हम इस चाबी से उस चाबी से सबसे खोल लेते हैं। बेटा वो ताला खराब है, चोरी होने की पूरी संभावना है, फिर ताला डालो ही मत, बेटर है ना? मैं ऐसे ताले की बात कर रही हूँ जिसकी एक ही चाबी है, मतलब आपके तिजोरी का लॉकर, राइट? अगर उस तिजोरी का लॉकर जो है किसी दूसरी चाबी से खुल जाएगा ना, तो घर में तिजोरी रखने का कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है बेटा? इस एंजाइम की एक्टिव साइट जो है, इसका एक स्पेसिफिक क्या है? की है ना, जिसको हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं। यही सबस्ट्रेट यहाँ पर इस ताले में आके फिट हो सकती है, दूसरी की इस ताले में आकर फिट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिजिड है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, राइट? क्लियर है या नहीं? वहीं पर इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ये बोलती है कि एंजाइम जो है बेटा सबस्ट्रेट को अच्छे से बाइंड करने के लिए अपने अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, अपनी एक्टिव साइट में फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, जिससे सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से अच्छे से अटैच्ड हो सके, राइट? क्लियर है या नहीं? तो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस का कहना है कि एंजाइम की एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होती है, वहीं पर लॉक एंड की हाइपोथेसिस का कहना है कि एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड होती है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, राइट? क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं, फिशर्स लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी states that if the proper key fits in the right lock, तो एक सही चाबी एक सही ताले में जब क्या होगी?
फिट होगी, द लॉक कैन बी ओपन, तो लॉक क्या हो जाएगा, ओपन, खुल जाएगा। अदरवाइज द लॉक कैन नॉट बी अनलॉक, है ना, कोई भी चाबी फंसाते रहो ताला नहीं खुलेगा, राइट। चोर आके उस ताले में चाबी फंसा रहा है कि खुल जाए खुल जाए, हो सकता है इस तिजोरी का लोकल क्या हो, लॉक हो, तो किसी भी चाबी को फंसा के हम खोल देंगे। बट कंपनी ने अच्छा लॉक बनाया है कि कोई भी चाबी इस लॉक को नहीं खोल पाएगी, राइट। तो इनका कहना है कि जैसे कि एक प्रॉपर, ठीक है, की जो है ताले को क्या कर सकती है, अनलॉक कर सकती है, कोई दूसरी की उस ताले को अनलॉक नहीं कर सकती। टू इंटरप्रेट द प्रीसीडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंजाइम फंक्शन, it is assumed that molecules have precise geometric form. Protein can operate on enzymes because their form create a space configuration into which other molecules can fit. The compounds that are acted on by enzymes are referred to as enzyme substrate. क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, ओनली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विथ प्रॉपर जियोमेट्रिक शेप। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिसका प्रॉपर जियोमेट्रिक शेप होगा, है ना, वही फिट हो सकता है एंजाइम की एक्टिव साइट में, राइट। कहां पर, एंजाइम की एक्टिव साइट में। अकॉर्डिंग टू द क्या बोल रहे हैं ये, और मेंशन premise, however under certain conditions other molecules that are similar to the substrate might potentially bind to the active site of the enzyme. In such instance molecules may compete with the substrate. तो बेटा इनका कहना है वो मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा किसके, सबस्ट्रेट के, वो क्या कर सकता है, माइट पोटेंशियली बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। उनको हम क्या कहते हैं, उन केमिकल कंपाउंड को हम इनहिबिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स। कौन से इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, राइट। इनहिबिटर्स दो प्रकार के होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है उनका शेप, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है किसके, सबस्ट्रेट के जैसे, राइट। अब आगे क्या बोल रहे हैं, कॉजिंग अ प्रोसेस, क्या कॉज कर रहे हैं बेटा, प्रोसेस, कॉजिंग अ प्रोसेस टू शो और स्लो और सीज, दिस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, राइट। तो जल्दी से बेटा बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एंड क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है बेटा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का क्या फुल फॉर्म है, जल्दी बताइए। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताना है तो मैं बिल्कुल बना देती हूँ, है ना, ओके। एक मिनट, बस एक मिनट। ये हमारा कौन सी शुगर हो गई, राइबोस शुगर। कौन सी शुगर हो गई बेटा, राइबोस शुगर, बिल्कुल सही। तो ये हो गई हमारी राइबोस शुगर, क्लियर है। ये क्या हो गई, राइबोस शुगर। किसका बनाना है, एडेनिन, एटीपी का ना। तो यहां पर बेटा क्या हो गया, ये पहला कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये राइबोस शुगर का पहला कार्बन, दूसरा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन, राइट। 5 कार्बन होते हैं। यहां पर राइबोस शुगर के पहले कार्बन से कौन जुड़ गया, जल्दी बताइए। यहां पर आके जुड़ गया है आपका नाइट्रोजनस बेस एडेनिन। कौन जुड़ गया, एडेनिन। ये क्या जुड़ गया, एडेनिन, राइट। यहां पर मैं बनाती हूं फॉस्फेट को। किसको बनाती हूं, फॉस्फेट को। तो मैं बना देती हूं फॉस्फेट को।
फॉस्फोरिक एसिड पता क्या होता है, जल्दी बताइए। H3PO4 क्या होता है, H3PO4। तो मैं बनाती हूं H3PO4, इसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये हो गया हमारा एक फॉस्फोरिक एसिड, राइट। ये कितना हो गया बेटा, एक फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे मेरे को 3 फॉस्फोरिक एसिड बनाने हैं, तो बना लेते हैं हम 3 फॉस्फोरिक एसिड। फिर से बना लेती हूँ, POH OH एंड OH। ये दूसरा हो गया। एक और बना लेती हूँ, POOH OH एंड OH। ये क्या हो गया, फॉस्फोरिक एसिड, राइट। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, जरा गौर से देखना। ये है एक फॉस्फोरिक एसिड, ये है दूसरा फॉस्फोरिक एसिड। ये 2 फॉस्फोरिक एसिड को मैं पास में लेकर आ गई। तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर इन लोगों को क्या अच्छी नहीं लगेगी, एक चीज अच्छी नहीं लगेगी कि 2 फॉस्फोरिक एसिड में OH ग्रुप पास में आ रहे हैं। तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से पानी निकल गया, तो ये निकल गया वाटर। क्या निकल गया, वाटर। तो हम वाटर को क्या कर देते हैं, रिमूव। तो मैंने वाटर को रिमूव कर दिया कि नहीं कर दिया, बताइए। तो अब क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। बना या नहीं, जल्दी बताइए, बना। अब देखिए क्या हो रहा है, ये हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। ये हुआ। अब देखो यहां पर मैंने इनको लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इनको ये चीज भी पसंद नहीं आ रही कि ये क्या बात है भाई, फिर से यहाँ पर क्या आ गए, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास। तो यहां से क्या निकल गया, फिर से पानी निकल गया। तो ये मैंने पानी निकाल दिया, क्या निकाल दिया, H2O। तो हम निकाल देते हैं H2O, ये निकल गया H2O, राइट। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको यहां पर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया मैंने, बताइए। तो ये बन गया हमारा 3 फॉस्फेट ग्रुप। क्या बन गए, फॉस्फेट ग्रुप। अब हम इसे क्या करेंगे, जल्दी बताइए। अब थोड़ी सी दिक्कत हो गई क्योंकि हमें इसे यहां से लेना पड़ेगा, राइट। रुको जरा, रुको, यहां से हमने ये उड़ा दिया, रुक जाओ। एक मिनट बेटा, बस 1 मिनट, है ना। यहाँ ये क्या था हमारा OH, राइट। और यहां पर हमारा क्या था, CH2, यही था, ये था हमारा CH2, ओके। और यहां पर हमारा ये क्या हो गया, OH। क्या हो गया, OH। ये कौन सा कार्बन था, 5th कार्बन। कौन सा कार्बन था, 5th कार्बन, राइट। अब देखिए क्या हो गया बेटा, इन 3 फॉस्फेट को मैंने क्या करके लेकर आई, इस शुगर के पास लेकर आई। किसके पास लेकर आई, शुगर के पास, ओके। किसके पास लेकर आई, इस शुगर के पास। तो जब शुगर के पास ये फॉस्फेट ग्रुप आया, कौन आया, ये फॉस्फेट ग्रुप आया इस शुगर के पास, तो क्या हुआ, यहाँ से जल्दी बताइए, यहाँ से फिर से पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पानी। कैसे निकलेगा पानी, यहाँ पर इसका OH ग्रुप है, क्या है इसका, OH ग्रुप, राइट। और यहाँ पर इसका क्या है, इसका क्या था, जल्दी बताइए। इसका था यहाँ पर OH ग्रुप। क्या था, OH ग्रुप था या नहीं था, जल्दी बताइए। तो जैसे ही यहाँ पर ये पास आएगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पानी। तो ये पानी निकाल दिया मैंने, ठीक है। क्या निकाल दिया, पानी। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड। क्या बन जाएगा, बॉन्ड। कैसे बन गया बॉन्ड, ये बन गया, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो हमने बना दिया बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ये हो जाएगा हमारा किसका स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एडेनिन का। किसका, किसका हो जाएगा, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट का। किसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। कैसे बना, समझ में आ गया। चलिए, फंक्शन क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी। क्या करता है बेटा,
प्रोवाइड एनर्जी, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है बताइए। ओके, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए, एटीपी इज प्राइमरी एंड यूनिवर्सल कैरियर ऑफ केमिकल energy in the cell. Living cell capture, store and transport energy in a chemical form, primary ATP, and it is ATP that serve as a carrier and intermediate source of chemical energy to those reaction in the cell that do not occur simultaneously. Only when chemical energy is released can these reactions occur, right? तो बेटा सिंपल सी बात है, एटीपी क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, क्या आपको समझ में आया, जल्दी बताइए। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, राइट। तो जब बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, द एटीपी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो किससे बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस। कौन सा नाइट्रोजनस बेस था, एडेनिन, है ना। कौन था, एडेनिन। एंड पेंटोस शुगर जो कि राइबोस थी कि नहीं, बताइए। एंड 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़े थे कि नहीं, जल्दी बताइए। 2 phosphate bond have a high energy level and 1 has low energy level. 2 phosphate bond में क्या थी, हाई एनर्जी लेवल, और एक में क्या थी, लो एनर्जी लेवल, राइट। द एनर्जी रिलीज इन लिविंग सेल, द एनर्जी रिलीज्ड इन लिविंग सेल इज देयरफॉर केप्ट इन द केमिकल बॉन्ड्स। मैंने यही बोला कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, कहां पर केप्ट रहती है, chemical bonds में, of the ATP molecule, which then serve as a cell primary energy generating and energy demanding material. ATP is broken down into ADP when energy is needed. तो देखिए बेटा क्या होता है, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर जो फॉस्फेट बॉन्ड है ना, इन फॉस्फेट बॉन्ड में एनर्जी स्टोर है। जब ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटते हैं तो वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, राइट। तो जब मैं एटीपी को तोड़ूंगी, ठीक है, जब मैं एटीपी, है ना, एटीपी को ब्रेक करूंगी, है ना, तो क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी, एनर्जी। तब मैं एटीपी में से क्या निकालूंगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकालूंगी, एट को, तो क्या बन जाएगा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा, राइट। तो मैं एटीपी को जब ब्रेक करूंगी तो यहां पर क्या बन जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, ये जो है जब बॉन्ड टूटता है फॉस्फेट का तो उसमें से एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी को सेल क्या करता है, यूटिलाइज, राइट। क्लियर है या नहीं। तो देखिए एटीपी जो है वो टूट रहा है एडीपी में एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और यहाँ से क्या निकलेगी, एनर्जी। क्या निकल जाएगी, एनर्जी, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो बेटा न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, क्लियर है, जो कि बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, और ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हेलिकली एक दूसरे से क्या होती है बताइए, ये एक दूसरे से जुड़ी होती है विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर मैं बात करूं न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है, तो आप बोलोगे मैम न्यूक्लियोटाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो है वो क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, और इन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इस न्यूक्लिक एसिड को क्या बनाती है, स्टेबल बनाती है, राइट। क्लियर हो गया या नहीं, जल्दी बताइए। और हम क्या
तो देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं ये, द एसिड इनसॉल्युबल, दो पूल होते हैं, एक एसिड सॉल्युबल पूल और दूसरा क्या होता है एसिड इनसॉल्युबल, राइट। तो जो कॉटन, चीज कॉटन है उसके ऊपर जो हमें मिल रहा है उसे हमने क्या बोला था, एसिड इनसॉल्युबल पूल। वहां पर हमें क्या मिले थे, बायोमैक्रोमोलिक्यूल। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड भी क्या है बेटा, बायोमैक्रोमोलिक्यूल है। तो ये कहाँ मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल कंपोनेंट या पूल पे। तो द एसिड इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ लाइव टिश्यू कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड। तो लाइव टिश्यू कंटेन जो है वो क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को कंटेन कर रहा है, राइट। दे आर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो मैंने बोला था न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, डीएनए एंड आरएनए। क्लियर है। ये कैसा होता है, लीनियर पॉलीमर होता है। किसका लीनियर पॉलीमर होता है, जल्दी बताइए। लीनियर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, अ न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट। जो न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा वो किससे मिलकर बना होता है, 3 डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। और वो 3 डिफरेंट पार्ट क्या होते हैं आपके, जल्दी बताइए। यहां पर हो जाएगा आपका शुगर, कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर हो जाएगी, पेंटोज शुगर। उसमें आपको क्या याद रखना है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड क्या होगा बेटा, फॉस्फेट ग्रुप, राइट। यही होगा बेटा, बताइए, फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है। तो यहां पर आपकी जो पेंटोज शुगर होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है राइबोज शुगर और दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइट बेटा। उसके बाद हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में हम पढ़ते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन एंड पिरिमिडिन में पढ़ते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, राइट। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, भूल गए क्या सारा, आई थिंक सबको याद होगा ये चीज। तो अब देखिए हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो होता है बेटा वो कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए, जो कि किससे बना होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर से। किससे बना होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर से, राइट। द न्यूक्लिक एसिड backbone is made up of alternating pentose sugar and the phosphate group। बेटा जब मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया था, जब डीएनए और आरएनए पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था कि न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है। और मैंने बोला था कि इस न्यूक्लिक एसिड का जो बैकबोन होता है वो किससे बना होता है, शुगर से एंड आपका फॉस्फेट ग्रुप से, राइट। तो सेम चीज वो यहां पर बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी बैकबोन जो है वो किससे बनी होती है, शुगर से। कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर से एंड फॉस्फेट ग्रुप। हमारी बैकबोन क्या काम कर रही है, हमारे स्ट्रक्चर को कैरी कर रही है, हमारी बॉडी को क्या कर रही है, अपराइट कर रही है। वैसे ही यहां पर इस न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन कौन बना रहा है, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ओके बेटा जल्दी से बिना किसी देरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, ही स्टेप्स कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन। तो भाई यहां पर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, guanine, cytosine, thymine as well as hydrogen bond holding 2 strand together। मैंने आपको बताया था कि नहीं बेटा, देखिए जैसे कि ये एक डीएनए है, ये क्या है, एक डीएनए है, राइट। क्या है ये, डीएनए है, ये उसकी दूसरी स्ट्रैंड है, क्या है, दूसरी स्ट्रैंड, राइट। ये डीएनए की क्या है, दूसरी स्ट्रैंड, ओके। तो एक स्ट्रैंड ये जो डीएनए की है, ओके, यहां पर इसमें क्या होंगे बेटा, आपके नाइट्रोजनस बेस होंगे, राइट। क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस। ये हो गए हमारे नाइट्रोजनस बेस, ओके। यहां पर इसमें भी क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस होंगे। इस वाली स्ट्रैंड में भी तो नाइट्रोजनस बेस होंगे।
बट वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि एडेनिन जो है वो किसके साथ फ्रेंडशिप रखता है, जल्दी बताइए, ग्वानिन के साथ, साइटोसिन के साथ, थायमिन के साथ। तो मैंने बताया था कि एक ही एडेनिन की थायमिन के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और ग्वानिन की साइटोसिन के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, राइट? इतना क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पर बेटा ये एडेनिन जो है थायमिन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और वहीं साइटोसिन ग्वानिन के साथ और थायमिन जो है एडेनिन के साथ क्या बनाएगा, बताइए, बॉन्डिंग करेगा। तो इनका कहना है कि यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं और क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर जो दो स्ट्रैंड होती है, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरी स्ट्रैंड ये है, दोनों स्ट्रैंड किसके थ्रू जुड़ी रहती है, जल्दी बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, राइट? टू स्ट्रैंड्स आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंटरी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंटरी, क्या होती है, कॉम्प्लीमेंटरी, राइट? ये घूम कर आएगी इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा इसका 3' एंड, और ये क्या है 3' एंड, तो ये क्या हो जाएगा 5' एंड। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा इसका 5' एंड। ओके, जल्दी बताइए। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब देखिए, दे ऑपरेट इन एंटी पैरेलल फैशन। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखिए ये होता है पैरेलल, ये क्या होता है पैरेलल, राइट? ये हो गया पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब होता है ये, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, तो ये दोनों जैसे कि 5' to 3' और यहाँ 3' to 5', तो ये क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है ना, क्या है, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, एंटी पैरेलल ऑपरेट होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड जेनेटिक मटेरियल। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वहीं पर कुछ वायरस जो होते हैं उनमें क्या होता है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट? चलिए, इट कैन रेप्लीकेट। डीएनए क्या करता है बेटा, रेप्लीकेट करता है, राइट? उसके पास क्या होती है, रेप्लीकेटिंग प्रॉपर्टी होता है, तभी तो वो जेनेटिक मटेरियल है। अगर उसके पास रेप्लीकेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होता, राइट? फिर एट वन एंड ऑफ द स्ट्रैंड 5' कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर इज फ्री, वहीं पर एट द अदर एंड पेंटोज 3rd कार्बन इज फ्री। सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड लगा रही हूँ, तो इस न्यूक्लियोटाइड का ये 5th कार्बन है, और ऐसे ही मैं न्यूक्लियोटाइड जोड़ती जाऊंगी, क्या करती जाऊंगी, जोड़ती जाऊंगी। तो सपोज ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, तो लास्ट न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पर कौन सा कार्बन होगा, 3rd कार्बन। तो पहले न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन फ्री होगा और लास्ट न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन फ्री होगा, तभी तो उसकी यहाँ पर जो क्या बता रहे हैं हम, बताइए, ये जो हम पोजीशनिंग बता रहे हैं, यहाँ पर पोलैरिटी बता रहे हैं, वो क्या है 5' to 3' और दूसरे की क्या है 3' to 5'। ओके, क्लियर है बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बिना किसी देरी के। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए बेटा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30th। क्वेश्चन नंबर 30th बोल रहा है बेटा, एक्सप्लेन ब्रीफली 4 लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो हमने जैसे कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ा था, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन, राइट? और हमने क्या देखा था, इसमें क्या डिफरेंस था, प्राइमरी प्रोटीन जो है सिंपली यहाँ पर अमाइनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं और क्या बना रहे हैं, जल्दी बताइए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है उसे हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट? अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अगर वो कैसी हो रही है, जल्दी बताइए, इंट्रामोलिकुलर हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा आपका, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। वहीं पर 2 या 2 से ज्यादा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो एक पेपर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, शीट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम बोलेंगे बीटा प्लेटेड शीट। क्या बोलेंगे, बीटा प्लेटेड शीट, राइट? अब क्या होगा बेटा, यही जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें और ज्यादा इनफोल्डिंग्स हो जाए और होलो बुलन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, जिसका एग्जांपल है आपका एंजाइम एंड मायोग्लोबिन,
राइट। वहीं पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, एक से ज्यादा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या हो जाती है, फोल्डिंग्स हो जाती है, क्रॉस फोल्डिंग्स हो जाती है, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। क्या होगा, हीमोग्लोबिन। हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ लिए थे कि किसमें कौन से टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, सब पढ़ लिया था अपने, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करें। तो देखिए द 4 लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आर एक्सप्लेन बिलो। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर कौन सा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बोलता है, देखते हैं। अ प्रोटीन occurs as a long chain, किसके फॉर्म में होता है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट, ऑर्गेनाइज्ड इन अ सर्टेन सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल द पॉलीपेप्टाइड इज नॉन फंक्शनल, राइट। तो इनका कहना क्या है कि प्रोटीन जो है वो लॉन्ग चेन है, किसकी, अमाइनो एसिड की। ये ऑर्गेनाइज हो गए एक सर्टेन सीक्वेंस में और क्या बना ली, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना ली, जो कि कैसी है, नॉन फंक्शनल। क्या है बेटा, नॉन फंक्शनल, राइट। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो कैसा हो गया, नॉन फंक्शनल। क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक्सक्यूज मी। चलिए नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट अमाइनो एसिड, जो पहला अमाइनो एसिड है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, राइट। वहीं पर लास्ट अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। ये कितनी बार पढ़ा चुकी हो आपको पता होगा, अब फिर से बताने की जरूरत है क्या, जल्दी बताइए, नहीं ना। अब देखिए एवरी फोर्थ अमाइनो एसिड इंटरेक्ट्स with another by forming hydrogen bond। इनका कहना है एवरी फोर्थ अमाइनो एसिड जो है वो इंटरेक्ट करता है विथ अनदर और क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। एंड द पॉलीपेप्टाइड इज फोल्डेड, और पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाती, फोल्ड, ओके ओके। कैसे, राइट हैंडेड फोल्डिंग हो जाती है इन अ हेलिकल शेप एज इन कैरेटिन। कैरेटिन क्या है बेटा, प्रोटीन है, ठीक है। अल्फा कैरेटिन जो है वो क्या है, जो कि नेल्स में पाया जाता है, फेदर्स में पाया जाता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपको, जल्दी बताइए, कैरेटिन। क्लियर है। तो व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो क्या करती है, ज्वाइन करती है, जुड़ती है बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, तो उसे हमने क्या कहा, जल्दी बताइए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। एक ही के बीच में होती तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और क्या बना रहा है, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ये भी क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, राइट। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है बेटा, द पॉलीपेप्टाइड इज स्टेबलाइज्ड बाय फोल्डिंग एंड कोटिंग। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो स्टेबलाइज हो जाती है किसकी वजह से, फोल्डिंग की वजह से। किसकी वजह से, फोल्डिंग की वजह से, राइट। जैसे कि मैं बात करूं आपको, एक धागा है, रील है, उसको मैंने खोल दिया तो उसको, धागे को टूटने के चांसेस ज्यादा है। उसको मैंने क्या कर दिया, एक जगह पर रैप कर दिया, राइट। मैंने उसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। फोल्ड कर दिया तो मैंने उसको स्टेबलाइज कर दिया। तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या कर रहे हैं, हम स्टेबलाइज कर रहे हैं उसको, किसके वजह से, फोल्डिंग और कोटिंग की वजह से, विच रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स, है ना। और ये किसकी वजह से हो रहा है, आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से, राइट। और कौन से बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये सारे के सारे पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए मैंने, बताइए। इट इज रिफर्ड टू एज टर्शरी स्ट्रक्चर। इसे हम क्या बोलेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इट डिस्प्लेस प्रोटीन्स in 3 dimension. The biological activity of protein is determined by the tertiary structure. ये biological structure of protein जो है ये किसकी बात कर रहे हैं, बताइए। ये बात कर रहे हैं एंजाइम की। किसकी बात कर रहे हैं, एंजाइम।
क्योंकि एंजाइम जो है वो क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंजाइम और क्या हो जाएगा दूसरा एग्जाम्पल, मायोग्लोबिन, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो आगे देखिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, किसकी बात कर रहे हैं हम, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, दीज प्रोटीन आर मेड अप ऑफ सेवरल पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। बेटा यहां पर क्या होती है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स होती है, राइट, चेन होती है, ईच विद इट्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। और हर पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, इसका प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। दिस इज रिफर्ड टू एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन सर्व एज अ प्रोटीन कंपोनेंट। हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कैसे वर्क करती है, प्रोटीन कंपोनेंट के जैसे, राइट। इसका एग्जांपल हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। सेकेंडरी का एग्जांपल क्या था, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, एंड थर्ड क्या था, जल्दी बताइए। एक और पढ़ाया था मैंने आपको, क्या पढ़ाया था, जल्दी बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में 2 बोला है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। थर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, वो कौन सा था, जल्दी बताइए। और इसका एग्जाम्पल था कोलेजन, जल्दी बताइए कौन सा था वो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए या इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको पूरा क्या क्या चीजें हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा एनसीईआरटी की थ्योरी मिल रही है, एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन एंड क्विक रिवीजन। इतना सब कुछ आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिससे आपका हर एक चैप्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और आपकी स्टडी काफी स्मार्ट हो जाए, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे हम क्लास 6 to 12th क्लास के कोर्सेज कराते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे हम किंडरगार्टन टू क्लास 12th के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल्स पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है। किसकी, सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है, क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।